हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन के रूप में बन के आएंगे। और ये हम आप बात करेंगे ये केमिस्ट्री का जो अंतिम चैप्टर हाई स्कूल का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट। तो ये चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले जो है आप सभी लोग को नए वर्ष की शुभकामनाएं। इसके अलावा जो है आप अच्छे से रहें, खुशी से रहें और नए साल का आनंद लें। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो प्राचीन काल में बहुत कम ऐसे तत्वों का ज्ञान था, तो उनको सिस्टमेटिक रूप से रखना आसान था। शुरुआती रूप में वैज्ञानिकों ने कम तत्वों के बारे में ज्ञान रख करके आगे की तरफ है उसको आधारित किए, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी हो गई? 118 हो गई। और इन तत्वों में 94 जो तत्व थे वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए, जबकि जितने 24 तत्व जो थे शेष रूप से प्रयोगशाला में बनाए गए। आपके पीरियोडिक टेबल में जब हम पढ़ाएंगे तो पूरी तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तत्वों का वर्गीकरण करने पर कई वैज्ञानिक आए हैं, जिनमें मुख्यतः डोबेराइडर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। इन्होंने अलग अलग तरीके से विभाजित किए और बताया कि धातु अधातु के रूप में इन तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर विभाजित किया गया। इसके बाद उपधातु तत्वों की क्या हो गई? खोज हुई। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है प्राउट की परिकल्पना। इनके अनुसार सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। जब शुरुआत में तत्वों की खोज हुई तो इसमें प्राउट ने यह बताया कि जितने तत्व मिल रहे हैं वो हाइड्रोजन के ही बिलोंगिंग करते हैं, और बाद में जो बताया गया कि ये सरल गुणक होते हैं, लेकिन अतः सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परंतु बाद में कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि तत्वों का परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं रह होते हैं, तथा यह निश्चित हो गया कि सभी तत्व परमाणुओं से नहीं बने होते हैं। अतः प्राउट की परिकल्पना क्या हो गई? विफल हो गई। और प्राउट ने बताया कि यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों के परमाणु भार परस्पर संबंधित हो सकते हैं तथा तत्वों के गुणधर्म और परमाणु भारों में कोई संबंध हो सकता है। जब इनकी संकल्पना, इनकी परिकल्पना क्या हो गई? फेल हो गई। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है डोबेराइडर का त्रिक सिद्धांत। वो कहते हैं कि उनके नियम के अनुसार कि समान गुण वाले जो 3 तत्वों के समूह बनाए जाए, इन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, तो उनके बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत योग के बराबर होता है। जैसे आपके सामने क्या दिया है? ये लिथियम दिया है, ये सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है। और उन्होंने क्या कहा कि जो लिथियम का जो परमाणु भार होता है और पोटेशियम का परमाणु, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए और उसका औसत निकाल लिया जाए। तो देखिए निकालेंगे हम क्या करेंगे, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। जो 39 साथ जोड़ेंगे कितना? 46, आधा कर देंगे 23 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? सोडियम का परमाणु भार आ जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी यही घटना घटी। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार और आयोडीन का परमाणु जब दो जोड़ेंगे तो नियर अबाउट ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। इससे कारण क्या हो गया? त्रिक का निर्माण हुआ। लेकिन यह नियम भी क्या हुआ? हायर एलिमेंट के रूप में नहीं काम किया, और यह नियम क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फेल हो गया। इसके बाद जो है यह नियम की असफलता होगी। महत्व क्या था इस नियम का? इन तत्वों के परमाणु भार के अनुसार उनके गुण आज भी ज्ञात गुणों में भी समानता रखते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था मोजले द्वारा, और इसके पहले जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, उनके आधार पर जो नियम बताए गए आज भी नियम लागू है। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई काम होता है तो जितने भी वैज्ञानिक उसमें जुड़े होते हैं उनका सभी का योगदान होता है। जैसे आप जानते होंगे अगर कोई काम अगर एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसको करने में सबका योगदान होता है। इसलिए इनकी भी परिकल्पना को रखा गया। आज इनकी परिकल्पना भले ही क्या हो गया है? फेल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं आज भी हैं। इसके बाद सीमाएं क्या था? केवल त्रिकों में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, SrBa और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए था, लेकिन बाद वाले तत्वों के लिए नहीं था।
फिर इनकी जो जब नियम में फेल हो जाती है तो उसके बाद इनका एक न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है। 1863 में न्यूलैंड ने क्या देखा कि सभी जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भारों के अगर बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के गुणे से समानता दिखते हैं। जिस प्रकार संगीत में 8वें स्वर की ध्वनि प्रथम स्वर के समान होती, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद क्या सा आ जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, देख रहे हैं ना। तो जो पहला गुण जो होगा ये 8वें तत्व के साथ क्या होगा, वैरी कर जाएगा। इसी प्रकार क्या लिथियम ले लिए, बेरिलियम ले लिए, बोरान ले लिए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। देखिए लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद तुरंत कहाँ आ जाएगा, सोडियम। तो लिथियम का जो गुण था सोडियम के गुण के साथ मिल गया, बेरिलियम का गुण था मैग्नीशियम के साथ, बोरान का एल्युमिनियम, कार्बन, इसलिए इनको क्या किया गया, उसी ग्रुप में रख दिया गया। लेकिन हायर एलिमेंट के साथ इनका प्रभाव नहीं पड़ा और हायर कैल्शियम के बाद देखा गया कि जो सारे गामा पा धा नी सा का जो नियम था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो इनकी असफलता भी हो गई, कैल्शियम से अधिक परमाणु भार तत्वों का लागू नहीं हो, अतः यह नियम क्या हो गया, विफल हो गया। इसके बाद ये नियम की असफलता के कारण क्या थे, आने वाले वीडियो में भी बात करेंगे और इसके किस लिमिटेशन तक हम लोग बात हुआ था। इसके बाद मेंडलीव का नियम आता है। मेंडलीव का प्राचीन जो नियम था ये परमाणु द्रव्यमान के उसके भार के बढ़ते हुए क्रम में था। फिर इनको संशोधित करने के बाद कुछ व्यवस्थाएं ऐसी उत्पन्न हो गई कि ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। इसके बाद कौन प्रस्तुत करते हैं, अपना मॉडर्न का पीरियोडिक टेबल जो मोजले द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो आज तक ये चल रहा है। इसमें हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या बात किए कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने में जितने भी वैज्ञानिक थे तो सहयोग दिए, लेकिन अंत में हम जो लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। कल मिलेंगे, धन्यवाद।